नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सही और गलत के फैसले कहाँ से आते हैं? क्या नैतिकता बस एक भावना है या इसके पीछे कोई ऐसा ठोस तर्क है जो हर इंसान पर, हर जगह, हर समय लागू हो? क्या हमारी दुनिया वैसी ही है जैसी हमें आंखों से दिखती है? या हमारा दिमाग ही इस दुनिया की तस्वीर को बनाता है? ये सवाल जितने गहरे हैं, उतने ही हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आज हम एक ऐसे महान दार्शनिक की जिंदगी और विचारों के समंदर में गोता लगाने वाले हैं, जिसने इन सवालों को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया था। एक ऐसा इंसान जो कभी अपने छोटे से शहर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उसके विचारों ने पूरी दुनिया की यात्रा की और आज भी हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आधुनिक दर्शन के सबसे अहम नामों में से एक, इमैनुअल कांट की। कांट की कहानी सिर्फ एक दार्शनिक की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर अपनी सोच की शक्ति से असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। उनके जीवन में ड्रामा, सस्पेंस और एक ऐसी क्रांति है जो तलवार से नहीं, बल्कि कलम से लटी गई। कांत के विचारों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए इस ऑडियो बुक में हम उनके जीवन और उनके सबसे महत्वपूर्ण विचारों को एक दोस्त की तरह सरल और सहज भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे एक मामूली परिवार का लड़का फिलॉसफी की दुनिया का बादशाह बना, कैसे उसने सालों की खामोशी में दुनिया को हिला देने वाले विचारों को जन्म दिया, और कैसे उसके सिद्धांत आज भी हमारे व्यक्तिगत जीवन, हमारे समाज और हमारे कानूनों को दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, यह ऑडियो बुक थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि कांट के विचारों की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा समय और ध्यान देना होगा। मेरा सुझाव है कि आप इस वीडियो को सेव कर लें, ताकि आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार रुक रुक कर सुन सकें। क्या आप तैयार हैं एक ऐसे रोमांचक सफर पर चलने के लिए जो आपके दिमाग को चुनौती देगा, आपको सोचने के नए तरीके सिखाएगा और शायद आपको सही और गलत को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया भी देगा? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1, कॉनिक्सबर्ग का गुमनाम हीरा। एक साधारण शुरुआत। इतिहास में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें यकीन दिलाती हैं कि महानता जन्म से नहीं, बल्कि विचारों और मेहनत से हासिल होती है। इमैनुअल कांट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज जब हम उनका नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत विशाल दार्शनिक की छवि उभरती है। लेकिन हर विशाल नदी की तरह उनकी कहानी की शुरुआत भी एक बहुत ही छोटी और शांत धारा से हुई थी। चलिए, आज हम समय में पीछे चलते हैं और उस दुनिया को देखते हैं जहां इमैनुअल कांट ने पहली बार अपनी आंखें खोली थीं। यह कहानी है जर्मनी के एक छोटे से शांत शहर कोनिग्सबर्ग की, जो आज रूस का हिस्सा है और कालिनिनग्राद के नाम से जाना जाता है। 22 अप्रैल 1724 को इसी शहर में एक साधारण से परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम इमैनुअल रखा गया। उनके पिता योहान ग्योर्ग कांट घोड़ों के लिए काठी और साज बनाने का काम करते थे। एक ऐसा पेशा जिसमें बहुत ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन परिवार का गुजारा चल जाता था। उनकी माँ आना रेगिना एक बहुत ही समझदार और धार्मिक महिला थीं। कांट अपने 9 भाई बहनों में चौथे थे, लेकिन उस दौर की कठोर परिस्थितियों के कारण कई भाई बहन बचपन में ही गुजर गए। आप सोच रहे होंगे कि एक काठी बनाने वाले के घर में भला एक महान दार्शनिक कैसे पैदा हो सकता है? यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मुद्दा आता है। कांट का परिवार भले ही आर्थिक रूप से मजबूत ना हो, लेकिन उनके घर का माहौल अनुशासन, ईमानदारी और गहरी धार्मिक आस्था से भरा हुआ था। उनके माता पिता पाइटिज्म नाम के एक धार्मिक आंदोलन के अनुयायी थे। यह आंदोलन बाहरी कर्मकांडों की जगह मन की पवित्रता, सादगी और नैतिक जीवन पर बहुत जोर देता था। खासकर उनकी मां का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। कांत ने बाद में भी अपनी मां को श्रद्धा से याद करते हुए कहा कि उनकी मां ने ही उनके अंदर अच्छाई का पहला बीज बोया था और प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा जगाई थी। वह उन्हें शहर से बाहर खेतों में ले जाती, पेड़ पौधों और आसमान के तारों के नाम सिखाती और उनके नन्हे मन में उठने वाले हर सवाल का धैर्य से जवाब देती थीं। आप कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़े प्रकृति को देख रहा है और उसके मन में ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इच्छा पैदा हो रही है। यही वह नींव थी जिस पर आगे चलकर कांट के महान विचारों की इमारत खड़ी होने वाली थी। उनका बचपन किसी राजकुमार की तरह नहीं बीता। गरीबी और साधारण जीवन उनकी सच्चाई थी।
लेकिन उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा के महत्व को समझा। उनके घर के पादरी ने इस बच्चे की असाधारण प्रतिभा को पहचान लिया और उसकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करने में मदद की। 8 साल की उम्र में इमैनुएल को एक ऐसे स्कूल में भेजा गया जहां लैटिन भाषा पर बहुत जोर दिया जाता था। यह उनके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा था। यहीं पर उन्होंने पुराने क्लासिकल साहित्य को पढ़ा और उनके मन में ज्ञान की भूख और भी बढ़ा गई। ये वो समय था जब उनका दिमाग तेजी से विकसित हो रहा था। वो सिर्फ रटने वाले छात्र नहीं थे, बल्कि हर चीज की गहराई में जाकर उसे समझना चाहते थे। उनके घर में मिले नैतिक संस्कार और स्कूल में मिला बौद्धिक माहौल, इन दोनों ने मिलकर इमैनुएल कांट के व्यक्तित्व को गढ़ना शुरू कर दिया था। वो बाहर से शांत और गंभीर दिखते थे, लेकिन उनके अंदर विचारों का एक तूफान पल रहा था। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। जब कांट सिर्फ 16 साल के थे और यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई शुरू ही की थी, उनके पिता का देहांत हो गया। परिवार पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ डरा टूट पड़ा था। घर की जिम्मेदारियां उन पर आ गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद उनके सपने यहीं खत्म हो जाएंगे। उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी। यह उनके जीवन का एक बहुत ही कठिन दौर था। नौजवान जिसके दिमाग में दुनिया को बदलने वाले विचार घूम रहे थे, उसे अब अपनी और अपने परिवार की रोटी की चिंता करनी पड़ी अच रही थी। क्या वो इन मुश्किलों के आगे घुटने टेक देंगे? क्या कोनिग्सबर्ग का यह गुमनाम हीरा हमेशा के लिए गुमनामी के अंधेरे में खो जाएगा? या फिर यह कठिनाइयां उन्हें और भी मजबूत बनाकर एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगी जहां से वो दर्शन की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाले थे? इस सवाल का जवाब हमें उनकी कहानी के अगले हिस्से में मिलेगा, जहां हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया और ज्ञान की अपनी यात्रा को फिर से शुरू किया। अध्याय नंबर 2, ज्ञान का मंदिर और गुरु का प्रकाश। यूनिवर्सिटी का सफर। जब किसी के अंदर ज्ञान की सच्ची प्यास होती है, तो रास्ते की मुश्किलें उसे रोक नहीं सकती, बल्कि उसके इरादों को और भी मजबूत बना देती हैं। इमैनुएल कांट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगले लगभग 9 सालों तक उन्होंने कोनिग्सबर्ग के आसपास के अमीर परिवारों में एक प्राइवेट ट्यूटर के तौर पर काम किया। ये उनके लिए सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं था, बल्कि खुद को तराशने का एक मौका भी था। इन सालों में उन्होंने न सिर्फ बच्चों को पढ़ाया, बल्कि खुद भी लगातार पढ़ते रहे। उन्होंने भौतिकी, गणित और दर्शन शास्त्र की गहराइयों में उतरकर स्वाध्याय किया। ये उनके जीवन का वो दौर था जब वो दुनिया को देख रहे थे, समाज को समझ रहे थे और अपने अंदर चल रहे विचारों को और भी परिपक्व बना रहे थे। उन्होंने सीखा कि कैसे अपनी बात को सरल तरीके से दूसरों तक पहुंचाया जाए, एक ऐसा गुण जो बाद में उनके लेक्चर में बहुत काम आया। वो बाहरी दुनिया से कटकर सिर्फ किताबों में नहीं खोए रहे, बल्कि उन्होंने सामाजिक जीवन में भी हिस्सा लिया, जिससे उनके व्यक्तित्व में एक नया निखार आया। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आया जब कांट वापस अपने शहर कोनिग्सबर्ग लौटे और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी में फिर से कदम रखा। साल 1700 उनके जीवन में एक अहम मोड़ लेकर आया। इसी साल उन्होंने अपनी डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और उसी यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के तौर पर पढ़ाने की इजाजत भी पाली। लेकिन यह कोई स्थायी प्रोफेसर की नौकरी नहीं थी। उन्हें प्राइवेट डोसेंट कहा जाता था, जिसका मतलब था कि उन्हें यूनिवर्सिटी से कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी। उनकी कमाई इस बात पर निर्भर करती थी कि कितने छात्र उनकी क्लास में आकर उनसे पियर होना चाहते हैं और फीस देते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। उन्हें हर दिन छात्रों को अपनी क्लास में आने के लिए आकर्षित करना पड़ता था और इसके लिए उनका पढ़ाने का तरीका शानदार होना जरूरी था। और कांट इसमें माहिर थे। वो सिर्फ एक विषय के विशेषज्ञ नहीं थे, बल्कि वो लॉजिक, मेटाफिजिक्स, नैतिकता, गणित, भौतिकी, भूगोल जैसे कई विषय पढ़ाते थे। उनकी क्लास कभी बोरिंग नहीं होती थी। वो एक बहुत ही जीवंत और मजेदार वक्ता थे, जो मुश्किल से मुश्किल विषयों को भी अच्छे रोचक अंदाज में समझाते थे। इसी यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उनकी सोच की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका नाम था मार्टिन नुटजेन। नुटजेन खुद एक तर्कवादी दार्शनिक थे, लेकिन वो संकीर्ण विचारों वाले नहीं थे। उन्होंने ही कांट को न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धांतों और ब्रिटिश दार्शनिकों के अनुभववादी विचारों से परिचित कराया। उस समय दर्शन की दुनिया दो खेमों में बंटी हुई थी। एक तरफ थे तर्कवादी,
जिनका मानना था कि सच्चा ज्ञान सिर्फ हमारी बुद्धि और तर्क से ही आ सकता है। बाहरी दुनिया के अनुभव की इसमें कोई जरूरत नहीं। दूसरी तरफ थे अनुभववादी, जिनका कहना था कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत हमारी 5 इंद्रियों से मिलने वाला अनुभव ही है। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अतिवादी थे और दर्शन एक तरह के गतिरोध में फंस गया था। नुटजैन ने कांट को इन दोनों के बीच एक नया रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कांट के दिमाग में यह सवाल डाला कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो तर्क और अनुभव दोनों को एक साथ लेकर चल सके। यह सवाल कांट के दिमाग में बैठ गया। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ तर्क के भरोसे हम ऐसी बातें करने लगते हैं जिनका कोई सबूत नहीं होता, जैसे ईश्वर या आत्मा के बारे में अहम दावे करना। वहीं सिर्फ अनुभव पर टिके रहने से हम कभी भी सार्वभौमिक वैज्ञानिक नियमों तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारा अनुभव तो हमेशा सीमित ही होता है। स्कॉटलैंड के दार्शनिक डेविड ह्यूम के विचारों ने उन्हें इस दुविधा से झकझोर कर रख दिया। ह्यूम ने कहा था कि जिसे हम कारण और प्रभाव का नियम समझते हैं, जैसे आग में हाथ डालने से जलना, वो कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है, बल्कि बस हमारी आदत है। हमने बार बार दो घटनाओं को एक साथ होते देखा है और मान लिया है कि एक दूसरे का कारण है। यह बात कांट के लिए एक झटके की तरह थी। अगर ह्यूम सही थे तो न्यूटन का पूरा विज्ञान, जो सार्वभौमिक नियमों पर टिका था, महज एक मानसिक आदत बनकर रह जाता। कांट को लगा जैसे वो एक गहरी नींद से जागे हों। उन्हें समझ आ गया कि दर्शन की इस गुत्थी को सुलझाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। यहीं से उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमयी दौर की शुरुआत होती है। उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना जारी रखा। वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने रहे, लेकिन उनके अंदर एक बौद्धिक क्रांति की तैयारी शुरू हो चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो इन दोनों अतिवादी दार्शनिक दृष्टिकोण का एक संतोषजनक हल खोज कर रहेंगे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें सालों के गहरे चिंतन और मनन की जरूरत थी। क्या वो इस सबसे अहम दार्शनिक पहेली को सुलझा पाएंगे? क्या एक प्राइवेट लेक्चरर, जो अपनी रोजी रोटी के लिए छात्रों पर निर्भर था, दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दे पाएगा? ये जानने के लिए हमें उनके जीवन के उस दौर में चलना होगा जिसे खामोश दशक के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा दौर जब दुनिया को लगा कि कांट शांत हो गए हैं, लेकिन असल में वो अपने दिमाग में एक ज्वालामुखी तैयार कर रहे थे। अध्याय नंबर 3, 10 साल की खामोशी और एक क्रांति का जन्म। मौन में छिपा तूफान। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो अपनी बुद्धिमत्ता और पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए पूरे शहर में मशहूर है। उसकी क्लास छात्रों से भरी रहती है। लोग उसकी बातें सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन फिर अचानक वो इंसान जैसे कहीं गायब हो जाता है। वो लोगों से मिलता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी है, लेकिन उसके लेखन में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लगभग 10 सालों तक वो कोई भी महत्वपूर्ण किताब प्रकाशित नहीं करता। दुनिया सोचने लगती है कि शायद अब उसके पास कहने के लिए कुछ नया नहीं बचा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खामोशी एक बहुत विराट तूफान से पहले की शांति थी। यह कहानी है इमैनुएल कांट के जीवन के उस सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण दौर की, जिसे खामोश दशक या साइलेंट डिकेड के नाम से जाना जाता है। यह दौर लगभग 1770 से 1781 तक चला। 1770 में 46 साल की उम्र में कांट को आखिरकार वो सम्मान मिला जिसके वो हकदार थे। उन्हें कोनिग्सबर्ग यूनिवर्सिटी में तर्क और तत्व मीमांसा के प्रोफेसर की स्थायी कुर्सी मिल गई। यह उनके जीवन में एक अहम उपलब्धि थी। अब उन्हें अपनी आमदनी के लिए छात्रों की संख्या पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब वो आर्थिक रूप से स्थिर थे और अपना पूरा ध्यान अपने दार्शनिक काम पर लगा सकते थे। इस मौके पर उन्होंने एक भाषण दिया, जिसे उनके इनॉग्रल डिसर्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस भाषण में उन्होंने पहली बार अपने उन विचारों की झलक दिखाई जो आगे चलकर उनकी क्रांति का आधार बनने वाले थे। उन्होंने संवेदी दुनिया और बौद्धिक दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बताया। लेकिन इस भाषण के बाद वो एक लंबी चुप्पी में चले गए। यह चुप्पी बाहरी दुनिया के लिए थी। अंदर उनके दिमाग में इतिहास का सबसे अहम बौद्धिक मंथन चल रहा था। वो उस सवाल से जूझ रहे थे जिसने उन्हें ह्यूम को पढ़ने के बाद से सोने नहीं दिया था। हम निश्चित और सार्वभौमिक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, खासकर विज्ञान और गणित के क्षेत्र में? तर्कवादी कहते थे कि यह ज्ञान हमारे अंदर से आता है। अनुभववादी कहते थे कि यह बाहर से आता है। कांट को महसूस हो रहा था कि दोनों ही अधूरे हैं।
पुल का निर्माण करना चाहते थे जो इन दोनों किनारों को जोड़ सके। उन्होंने खुद को अपने स्टडी रूम में लगभग बंद कर लिया। वो हर रोज सुबह जल्दी उठते, लिखते, पढ़ते और गहराई से सोचते। उनका जीवन एक घड्डी की तरह नियमित हो गया था। लोग मजाक में कहते थे कि कोनिग्सबर्ग के लोग अपनी घड्डियां और कांट को उनकी दोपहर की सैर पर जाते हुए देखकर सेट करते थे, क्योंकि वो हमेशा ठीक एक ही समय पर निकलते थे। यह अनुशासन उनके उस महान काम के लिए जरूरी था जिसकी वो तैयारी कर रहे थे। इन 10 सालों में उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने ज्ञान की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। अब तक सभी दार्शनिक यह मानकर चल रहे थे कि हमारा दिमाग एक खाली स्लेट या एक आईने की तरह है और ज्ञान बाहर की दुनिया से आकर इस पर अंकित होता है, यानी हमारा ज्ञान वस्तुओं के अनुरूप होता है। कांट ने एक क्रांतिकारी विचार सोचा। उन्होंने कहा, क्या हो अगर इसका उल्टा सच हो? क्या हो अगर वस्तुएं हमारे ज्ञान के अनुरूप होती हों? यह दर्शन में कोपर्निकन क्रांति जैसा था। जैसे कोपर्निकस ने कहा था कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, वैसे ही कांट ने कहा कि हमारा दिमाग दुनिया को निष्क्रिय रूप से देखता नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उसके अनुभव का निर्माण करता है। उन्होंने तर्क दिया कि हमारे दिमाग में जन्म से ही कुछ संरचनाएं या फिल्टर होते हैं, जैसे समय, स्थान और कारण कार्य का संबंध। हम दुनिया को सीधे तौर पर नहीं जानते, बल्कि इन दिमागी फिल्टरों के माध्यम से ही अनुभव करते हैं। यह एक बहुत अहम और मुश्किल विचार था। इसे विकसित करने और इसके हर पहलू को मजबूती से साबित करने में उन्हें सालों लग गए। वो एक एक तर्क को तौल रहे थे, अपने विचारों की हर कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। वो कोई कच्चा काम नहीं करना चाहते थे। वो एक ऐसी मजबूत दार्शनिक प्रणाली बनाना चाहते थे जो आने वाली सदियों तक टिकी रहे। उनके दोस्त उन्हें पत्र लिखते, पूछते कि वो क्या कर रहे हैं, वो कब अपनी नई किताब प्रकाशित करेंगे। कांट जवाब देते कि वो जल्द ही करेंगे, लेकिन वो इंतजार लंबा होता जा रहा था। कुछ लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन कांट अपने मिशन पर लगे हुए थे। वो जानते थे कि अगर उन्होंने यह पहेली सुलझा ली तो वो दर्शन को हमेशा के लिए बदल देंगे। वो न केवल तर्कवाद और अनुभववाद के झगड़े को खत्म कर देंगे, बल्कि वो तत्वमीमांसा को एक नई वैज्ञानिक नींव भी प्रदान करेंगे। और फिर 11 साल की लंबी और कठिन मेहनत के बाद 1781 में वो तूफान आया जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। कांत ने अपनी महान कृति प्रकाशित की, एक ऐसी किताब जिसने रातों रात यूरोप के बौद्धिक जगत में हलचल मचा दी। उस किताब का नाम था क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, यानी शुद्ध तर्क की मीमांसा। यह किताब उस 10 साल की खामोशी का फल थी। यह उन हजारों घंटों के चिंतन का नतीजा थी। यह एक ऐसी किताब थी जिसे समझना आसान नहीं था, लेकिन जिसने इसे एक बार समझ लिया उसके लिए दुनिया पहले जैसी नहीं रही। लेकिन इस किताब में ऐसा क्या था? इसने कौन सी क्रांति ला दी थी? क्या लोगों ने कांट के इन नए और अजीब विचारों को स्वीकार किया? इन सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे, जब हम इस महान और मुश्किल किताब के पन्नों को पलटना शुरू करेंगे और कांत की कोपर्निकन क्रांति को और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय नंबर 4, दर्शन में कोपर्निकन क्रांति, दुनिया को देखने का नया चश्मा। जब 1781 में इमैनुअल कांट की किताब क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन बाजार में आई तो ज्यादातर लोगों को यह समझ ही नहीं आई। ये एक बहुत ही घनी, जटिल और सूखी भाषा में लिखी गई किताब थी। लेकिन जिन लोगों ने इसे समझने का धैर्य दिखाया, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम किताब नहीं है, यह एक बौद्धिक धमाका है। इस किताब के जरिए कांट ने दर्शन की दुनिया में एक कोपर्निकन क्रांति ला दी थी, एक ऐसा विचार जिसने हमारे ज्ञान और वास्तविकता को समझने के पूरे तरीके को ही पलट कर रख दिया। जैसे कोपर्निकस ने यह कहकर खगोल विज्ञान को बदल दिया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, वैसे ही कांट ने यह कहकर दर्शन को बदल दिया कि हमारा दिमाग वास्तविकता का निष्क्रिय दर्शक नहीं है। तो आखिर यह कोपर्निकन क्रांति थी क्या? इसे समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि कांट से पहले दार्शनिक ज्ञान के बारे में क्या सोचते थे। जैसा कि हमने पहले बात की, दो मुख्य खेमे थे। एक तरफ थे जोन लोग जैसे अनुभववादी, जो कहते थे कि हमारा दिमाग जन्म के समय एक तबुला रासा या खाली स्लेट की तरह होता है। हम जो कुछ भी जानते हैं वह हमारी इंद्रियों के माध्यम से अनुभव से ही आता है। दूसरी तरफ थे देकार्त जैसे तर्कवादी, जो मानते थे कि कुछ विचार हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं और हम केवल तर्क और बुद्धि के जरिए ही
सच्चे ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। यह जगरदह सदियों से चला आ रहा था। कांत ने कहा कि ये दोनों ही आधे सच हैं। ज्ञान की शुरुआत तो अनुभव से ही होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अनुभव अकेला ज्ञान को जन्म नहीं दे सकता। यहीं पर कांट ने अपना क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, सोचकर देखिए, जब आप एक सेब को देखते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? आपको उसका रंग, उसका आकार, उसकी गंध महसूस होती है। यह सब जानकारी आपकी इंद्रियों के माध्यम से आपके दिमाग तक पहुंचती है। यह अनुभववाद का सच है। लेकिन कांट ने पूछा, आप यह कैसे जानते हैं कि यह एक सेब है? आप यह कैसे जानते हैं कि यह एक वस्तु है जो स्थान में मौजूद है? आप यह कैसे जानते हैं कि अगर आप इसे गिराएंगे तो यह कारण और प्रभाव के नियम के तहत नीचे गिरेगा? कांट ने तर्क दिया कि एकता, पदार्थ, कारण जैसी अवधारणाएं हमें अनुभव से नहीं मिलती। ये अवधारणाएं हमारे दिमाग की जन्मजात संरचना का हिस्सा हैं। हमारा दिमाग एक निष्क्रिय रिसीवर नहीं है जो बस डेटा इकट्ठा करता है। हमारा दिमाग एक सक्रिय प्रोसेसर है जो इंद्रियों से आने वाले कच्चे डेटा को लेता है और उसे अपनी आंतरिक संरचनाओं के अनुसार व्यवस्थित करता है। तभी एक सुसंगत अनुभव का निर्माण होता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कैमरा है। आप दुनिया की तस्वीर लेते हैं। तस्वीर दुनिया की ही होती है, लेकिन उस तस्वीर की गुणवत्ता, उसका रंग, उसका फोकस कैमरे के लेंस और उसकी सेटिंग्स पर निर्भर करता है। आप कैमरे के बिना तस्वीर नहीं ले सकते, यानी अनुभव जरूरी है, लेकिन कैमरा खुद भी तस्वीर को एक खास आकार और रूप देता है, यानी दिमाग की भूमिका। कांत के अनुसार हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। हमारे दिमाग में समय और स्थान जैसे दो मूलभूत लेंस या चश्मे लगे हुए हैं, जिनके माध्यम से ही हम हर चीज का अनुभव करते हैं। हम समय और स्थान के बाहर किसी भी चीज का अनुभव करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दुनिया में मौजूद वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि हमारे अनुभव करने के तरीके हैं, हमारी दिमागी संरचना का हिस्सा हैं। इसी तरह कारण और प्रभाव जैसी 12 बुनियादी कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं, जो अनुभव को एक तार्किक रूप देती हैं। इस एक विचार ने सब कुछ बदल दिया। इसका मतलब था कि हम दुनिया को वैसे नहीं जानते जैसी वह अपने आप में है, जिसे कांट ने नाउमेनन कहा, बल्कि हम दुनिया को केवल वैसे ही जानते हैं जैसी वह हमारे लिए प्रकट होती है, जिसे उन्होंने फेनोमेनन कहा। असली दुनिया हमारे दिमागी फिल्टरों के बिना कैसी है, यह हम कभी नहीं जान सकते। यह हमारी ज्ञान की सीमा है। इस बात ने दार्शनिकों को हिलाकर रख दिया। तर्कवादी जो बिना अनुभव के ईश्वर और आत्मा के बारे में अहम दावे कर रहे थे, कांट ने दिखाया कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उस क्षेत्र में कर रहे हैं जहां वह लागू ही नहीं होती। हमारी बुद्धि केवल अनुभव की दुनिया पर ही काम कर सकती है। वहीं अनुभववादी जो विज्ञान की सार्वभौमिकता पर संदेह कर रहे थे, कांट ने उन्हें दिखाया कि विज्ञान के नियम जैसे कारण और प्रभाव सार्वभौमिक हैं, क्योंकि वो दुनिया के नियम नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के नियम हैं, और हमारा दिमाग हर अनुभव पर इन नियमों को लागू करता है। यह एक गहरा और क्रांतिकारी समाधान था। इसने ज्ञान को एक नई और मजबूत नींव दी। इसने विज्ञान के लिए जगह बनाई और साथ ही हमारी ज्ञान की सीमाओं को भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन इस क्रांति ने कई नए और मुश्किल सवाल भी खड़े कर दिए। अगर हम असली दुनिया को कभी नहीं जान सकते, तो क्या इसका मतलब है कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं? और अगर हमारी सारी समझ हमारे दिमाग की संरचना से बंधी है, तो फिर नैतिकता, स्वतंत्रता और ईश्वर जैसी चीजों का क्या होगा? क्या ये भी महज दिमागी बनावट है? कांट जानते थे कि उनकी पहली क्रिटिक ने जितने जवाब दिए हैं, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड्डे कर दिए हैं, और इन सवालों का जवाब देना उनकी अगली प्रमुख चुनौती थी। क्या वो अपनी इस क्रांति को ज्ञान के क्षेत्र से आगे ले जाकर नैतिकता और विश्वास के क्षेत्र में भी स्थापित कर पाएंगे? इसका जवाब हमें उनकी अगली महान कृतियों में मिलेगा, जहां वो हमें सही और गलत की दुनिया में एक नए और आश्चर्यजनक सफर पर ले जाएंगे। अध्याय नंबर 5, ज्ञान की भूल भुलैया। हम सच में क्या जान सकते हैं? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के प्रकाशन के बाद इमैनुअल कांट ने दार्शनिकों के सामने एक बहुत अहम चुनौती पेश कर दी थी। उन्होंने ज्ञान का एक ऐसा नक्शा बनाया था जो बहुत मजबूत था, लेकिन उसकी सीमाएं भी थीं। उन्होंने एक विशाल और खूबसूरत महल तो बना दिया था, लेकिन उसके चारों ओर एक दीवार भी खद्दादी कर दी थी, और उस दीवार पर लिख दिया था, यहां तक और इसके आगे नहीं। ये दीवार थी हमारी अनुभव की दुनिया, फेनोमेना की दुनिया।
और दीवार के उस पार थी असली रहस्यमयी दुनिया, नाव मेना की दुनिया, जिसे हम कभी नहीं जान सकते। ये विचार कई लोगों के लिए निराशाजनक था। क्या मतलब कि हम कभी भी वास्तविकता का असली चेहरा नहीं देख सकते? क्या हम हमेशा अपने दिमागी चश्मों के कैदी बने रहेंगे? इस अध्याय में हम थोड़ा और गहराई में उतरकर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कांत के अनुसार हमारी ज्ञान की सीमाएं क्या हैं और क्यों हैं। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी नींव पर उनकी नैतिकता और विश्वास की पूरी इमारत खड़ी है। कांट ने ज्ञान के दो प्रकारों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर किया। पहला है ए प्रायोरी ज्ञान, जो अनुभव से स्वतंत्र होता है। जैसे हर त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। इस बात को जानने के लिए आपको दुनिया में जाकर त्रिभुजों को गिनने की जरूरत नहीं है। यह ज्ञान तर्क पर आधारित है और पूरी तरह से निश्चित है। दूसरा है ए पोस्टीरियरी ज्ञान, जो अनुभव पर आधारित होता है। जैसे आसमान नीला है या पानी 100 डिग्री पर उबलता है। इस ज्ञान के लिए आपको अनुभव की जरूरत पड़ती है और यह उतना निश्चित नहीं होता। यानी हो सकता है किसी और ग्रह पर आसमान किसी और रंग का हो। अब तक दार्शनिक मानते थे कि जो भी ज्ञान ए प्रायोरी है वह बस शब्दों के अर्थ का विश्लेषण है। जैसे त्रिभुज का अर्थ ही है तीन भुजाओं वाला और हमें कुछ नया नहीं बताता। और जो ज्ञान हमें कुछ नया बताता है वह ए पोस्टीरियरी है और इसलिए अनिश्चित है। यहीं पर कांट ने अपनी सबसे अहम खोज पेश की, जिसे उन्होंने सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट कहा। यह सुनने में बहुत जटिल लगता है, लेकिन इसका मतलब सरल है। कांट ने कहा कि कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जो अनुभव से स्वतंत्र और निश्चित भी होता है और साथ ही हमें दुनिया के बारे में नई जानकारी भी देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गणित और भौतिकी के नियम हैं। यह आपको एक नई जानकारी दे रहा है और यह पूरी तरह से निश्चित और सार्वभौमिक भी है। इसे साबित करने के लिए आपको अनुभव की जरूरत नहीं है। लेकिन यह कैसे संभव है? हम बिना अनुभव के दुनिया के बारे में नई और निश्चित बातें कैसे जान सकते हैं? कांट का जवाब था, क्योंकि यह ज्ञान दुनिया के बारे में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में है। हमारा दिमाग ही ऐसा बना है कि वह हर अनुभव को नियमों के तहत ही समझेगा। कारण और प्रभाव का नियम, यानी हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है, भी एक ऐसा ही सिंथेटिक ए प्रायोरी जजमेंट है। हम इसे अनुभव से नहीं सीखते, बल्कि हमारा दिमाग हर अनुभव को इसी नियम के चश्मे से देखता है। इसीलिए हम विज्ञान पर भरोसा कर सकते हैं। विज्ञान के नियम इसलिए सार्वभौमिक हैं क्योंकि हमारे दिमाग की संरचना सार्वभौमिक है। इसने विज्ञान को एक मजबूत दार्शनिक आधार प्रदान किया, लेकिन इस समाधान की एक कीमत चुकानी पड़ी, और वो कीमत थी तत्व मीमांसा की। सदियों से दार्शनिक बुद्धि का प्रयोग करके ईश्वर के अस्तित्व, आत्मा की अमरता और ब्रह्मांड की शुरुआत जैसे अहम सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। कांत ने दिखाया कि यह सब एक गलती थी। ये सभी चीजें, ईश्वर, आत्मा, ब्रह्मांड का सार, अनुभव की दुनिया से परे हैं। ये नाव मेना के दायरे में आती हैं और हमारी बुद्धि की गाड़ियों के टायर सिर्फ फेनोमेना, यानी अनुभव की सड़क पर ही चल सकते हैं। जैसे ही हम इसे अनुभव से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, ये हवा में घूमने लगती है और विरोधाभासी नतीजों पर पहुंचती है। कांट ने तर्क दिया कि आप शुद्ध तर्क से ईश्वर के अस्तित्व को साबित भी कर सकते हैं और उसे खारिज भी कर सकते हैं। आप यह भी साबित कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी और यह भी कि इसकी कोई शुरुआत नहीं थी। यह दिखाता है कि इन मामलों में हमारा तर्क शक्तिहीन है। यह एक बहुत अहम झटका था, खासकर धार्मिक लोगों के लिए। कांट खुद एक गहरे धार्मिक माहौल में पले बढ़े थे। क्या वो यह कह रहे थे कि ईश्वर में विश्वास करना तर्कहीन है? क्या नैतिकता का कोई आधार नहीं बचा था? कई लोगों ने कांट पर नास्तिकता फैलाने और नैतिकता को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्हें लगा कि कांत ने ज्ञान के महल के साथ साथ विश्वास और नैतिकता के मंदिर को भी गिरा दिया है। लेकिन कांट का इरादा यह बिल्कुल नहीं था। वास्तव में उनका मकसद ठीक इसका उल्टा था। उन्होंने अपनी किताब की प्रस्तावना में लिखा, मुझे ज्ञान को नकारना पड़ा ताकि मैं विश्वास के लिए जगह बना सकूं। इसका क्या मतलब था? कांट का कहना था कि जब हम यह मान लेते हैं कि वैज्ञानिक तर्क ही सब कुछ जानने का एकमात्र तरीका नहीं है और उसकी अपनी सीमाएं हैं, तो हम एक दूसरे प्रकार के तर्क के लिए दरवाजा खोलते हैं। व्यावहारिक तर्क। यह वो तर्क है जो विज्ञान और तथ्यों से नहीं, बल्कि नैतिकता, कर्तव्य और स्वतंत्रता से जुदा है। उन्होंने ज्ञान की दुनिया पर एक बाधा लगा दी थी, लेकिन ऐसा करके उन्होंने नैतिकता और विश्वास के लिए एक सुरक्षित
और स्वतंत्र बगीचा तैयार कर दिया था। अब सवाल यह था कि इस बगीचे में नैतिकता का कौन सा पौधा लगाया जाएगा, इसकी देखभाल कैसे होगी। और यहीं से कांट हमें अपनी दूसरी महान क्रिटिक की ओर ले जाते हैं, जहां वो हमें नैतिकता के उस ध्रुव तारे से मिलाएंगे जो कभी अपनी जगह नहीं बदलता। अध्याय नंबर 6, नैतिकता का ध्रुव तारा, निरपेक्ष कर्तव्य का आदेश। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छा इंसान कौन होता है, तो शायद आपका जवाब होगा, जो दूसरों की मदद करता है, जो खुश रहता है, या जो समाज के लिए उपयोगी है। ये सभी जवाब अपनी जगह सही लगते हैं, लेकिन इमैनुअल कांट इन जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। उनके लिए नैतिकता का आधार इतना डांवाडोल नहीं हो सकता था। उन्होंने एक ऐसा नैतिक सिद्धांत खोजने की कोशिश की जो किसी व्यक्ति की भावनाओं, इच्छाओं या किसी कार्य के परिणामों पर निर्भर न हो। वो नैतिकता का एक ऐसा ध्रुव तारा खोजना चाहते थे जो हर इंसान के लिए, हर परिस्थिति में हमेशा एक जैसा रहे और सही दिशा दिखाए। और यह खोज उन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक तक ले गई, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव या निरपेक्ष कर्तव्य का आदेश। इस विचार को समझने के लिए कांट सबसे पहले यह पूछते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो बिना किसी शर्त के हर हाल में अच्छी है। क्या यह बुद्धिमत्ता है? नहीं, क्योंकि एक चालाक चोर अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए कर सकता है। क्या यह साहस है? नहीं, क्योंकि एक आतंकवादी भी साहसी हो सकता है। क्या यह खुशी है? नहीं, क्योंकि किसी को दूसरों को तकलीफ देकर भी खुशी मिल सकती है। कांत कहते हैं कि दुनिया में केवल एक ही चीज है जो अपने आप में बिना किसी शर्त के अच्छी है, और वो है सद्भावना। सद्भावना का मतलब है सही काम को सिर्फ इसलिए करने का इरादा क्योंकि वो सही है, किसी और लालच या डर से नहीं। यह कर्तव्य के लिए कर्तव्य का विचार है। एक दुकानदार का ईमानदारी से सामान तौलना तब तक नैतिक नहीं है जब तक वो यह सोचकर कर रहा है कि इससे उसकी दुकान अच्छी चलेगी। उसका कार्य नैतिक केवल तभी होगा जब वो इसलिए ईमानदारी से तौले क्योंकि ईमानदारी अपने आप में एक सही काम है, भले ही इसका नतीजा कुछ भी हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, कौन सा काम सही है? यहीं पर कांट अपना कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव पेश करते हैं। यह एक आदेश है क्योंकि यह हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, और यह निरपेक्ष है क्योंकि यह बिना किसी शर्त के लागू होता है। यह ऐसा नहीं कहता कि अगर तुम इज्जत पाना चाहते हो तो ईमानदार रहो। नाड़ ये एक शर्त वाला आदेश होगा। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव बस इतना कहता है, ईमानदार रहो क्योंकि यह आपका कर्तव्य है। कांट ने इस निरपेक्ष आदेश को समझने के लिए हमें एक कसौटी, एक फॉर्मूला दिया। उन्होंने कहा, कोई भी काम करने से पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं यह चाह सकता हूं कि मेरे इस काम के पीछे का नियम एक सार्वभौमिक नियम बन जाए? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और मैं किसी से उधार लेते समय एक झूठा वादा करने की सोच रहा हूं कि मैं पैसे लौटा दूंगा, जबकि मैं जानता हूं कि मैं नहीं लौटा पाऊंगा। अब मैं कांट की कसौटी लागू करता हूं। मेरे काम के पीछे का नियम है, जब भी मुझे पैसों की जरूरत हो मैं पैसे लौटाने का झूठा वादा कर सकता हूं। अब मैं खुद से दूसरा सवाल पूछता हूं, क्या मैं यह चाह सकता हूं कि यह एक सार्वभौमिक नियम बन जाए कि हर कोई जब भी जरूरत में हो तो झूठे वादे करने लगे? जवाब तुरंत आता है, नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कोई भी किसी के वादे पर यकीन ही नहीं करेगा। वादा करने की पूरी अवधारणा ही खत्म हो जाएगी। मेरा नियम सार्वभौमिक बनने पर खुद को ही नष्ट कर रहा है। इसलिए झूठा वादा करना नैतिक रूप से गलत है, चाहे परिस्थिति कितनी भी मजबूर करने वाली क्यों न हो। कांत ने इसी कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का एक और रूप भी प्रस्तुत किया जो शायद समझने में और भी आसान है। उन्होंने कहा, किसी भी इंसान के साथ, चाहे वो आप खुद हों या कोई और, हमेशा एक लक्ष्य की तरह व्यवहार करो, कभी भी सिर्फ एक साधन की तरह नहीं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर इंसान अपने आप में मूल्यवान है। हर इंसान की अपनी गरिमा है। हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को एक औजार या सीढ़ी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब मैं किसी से झूठा वादा करता हूं तो मैं उस व्यक्ति की समझदारी और उसकी सहमति का सम्मान नहीं कर रहा हूं। मैं उसे अपने मतलब के लिए बस एक साधन की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी तरह गुलामी, शोषण और धोखा, ये सभी अनैतिक हैं
क्योंकि ये इंसान को एक वस्तु में बदल देते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार था। इसने नैतिकता को भावनाओं के दलदल और परिणामों की अनिश्चितता से बाहर निकालकर तर्क और सम्मान की मजबूत जमीन पर खड़ा कर दिया। इसने हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी गरीब या कमजोर क्यों ना हो, एक असीम गरिमा प्रदान की। कांत की नैतिकता कहती है कि आपके कार्यों का मूल्य उनके नतीजों से नहीं, बल्कि आपकी नीयत से तय होता है। लेकिन क्या यह सिद्धांत बहुत ज्यादा कठोर और अव्यावहारिक नहीं है? क्या कभी कभी एक छोटा सा झूठ किसी की जान नहीं बचा सकता? क्या हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, भले ही उससे किसी का नुकसान हो जाए? और अगर नैतिकता हमारे अपने तर्क से आती है, तो फिर हमें ईश्वर की क्या जरूरत है? ये वे सवाल थे जिनका सामना कांट को करना पड़ रहा। और इन सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें स्वतंत्रता, आत्मा और ईश्वर के जटिल मुद्दों पर अपने विचार स्पष्ट करने पड़े। क्या कांट की कठोर नैतिकता इन चुनौतियों का सामना कर पाएगी? यह हम अगले अध्याय में देखेंगे। अध्याय नंबर 7, कर्तव्य, स्वतंत्रता और ईश्वर। नैतिकता के 3 स्तंभ। कांट का नैतिक दर्शन, जो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव पर आधारित था, एक मजबूत और तर्क संगत ढांचा तो प्रस्तुत करता था, लेकिन साथ ही कई परेशान करने वाले सवाल भी खड़ी करता था। यह बहुत कठोर, बहुत आदर्शवादी लगता था। क्या सच में हम अपनी भावनाओं और परिस्थितियों को पूरी तरह से नजरअंदाज करके सिर्फ कर्तव्य के लिए काम कर सकते हैं? और अगर हमारा हर कार्य पहले से ही दुनिया के कारण कार्य नियमों से बंधा हुआ है, जैसा कि कांट ने अपनी पहली क्रिटिक में कहा था, तो फिर नैतिक चयन के लिए स्वतंत्रता कहाँ है? अगर हम स्वतंत्र ही नहीं हैं, तो फिर किसी को उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? इन गहराते सवालों का जवाब देने के लिए कांट ने 1788 में अपनी दूसरी महान कृति क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन लिखी। इस किताब में कांट ने तर्क दिया कि नैतिकता संभव ही नहीं हो सकती अगर हम 3 चीजों को पहले से मान कर न चलें। इन्हें उन्होंने व्यावहारिक तर्क की अभिधारणाएं कहा। ये 3 अभिधारणाएं हैं: स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। मजेदार बात यह है कि ये वही चीजें हैं जिनके बारे में कांट ने अपनी पहली क्रिटिक में कहा था कि हम उन्हें सैद्धांतिक तर्क से साबित नहीं कर सकते। अब वो कह रहे थे कि भले ही हम इन्हें जान नहीं सकते, लेकिन नैतिक जीवन जीने के लिए हमें इनमें विश्वास करना ही होगा। यह एक बहुत ही सूक्ष्म और चतुर कदम था। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता की। कांट ने कहा कि ऑट इम्प्लाइज कैन, यानी कर्तव्य का अर्थ है कि हम उसे कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि आपका कर्तव्य है कि आप सच बोलें, तो इसका मतलब ही यही है कि आपके पास झूठ बोलने का विकल्प भी है। अगर आप सच बोलने के लिए मजबूर होते, तो यह आपका कर्तव्य नहीं, बल्कि आपकी प्रकृति होती। जैसे पत्थर का कर्तव्य नीचे गिरना नहीं, उसकी प्रकृति है। इसीलिए नैतिक नियम का अस्तित्व ही हमारी स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख सबूत है। हम अनुभव की दुनिया में भले ही कारण कार्य की श्रृंखला से बंधे हुए दिखते हों, लेकिन एक नैतिक कर्ता के रूप में हम नॉमिनल दुनिया के सदस्य भी हैं, जहां हम स्वतंत्र हैं। हम यह जान नहीं सकते कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हमें ऐसा मानना ही होगा, वरना नैतिकता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। दूसरा स्तंभ है आत्मा की अमरता। कांत का नैतिक नियम बहुत ऊंचा और कठोर है। यह हमसे पूर्ण नैतिक पूर्णता की मांग करता है, यानी सद्भावना का पूरी तरह से हमारी इच्छा शक्ति पर हावी हो जाना। लेकिन हम अपनी जिंदगी में देखते हैं कि यह इसी जीवन में हासिल करना लगभग असंभव है। हम हमेशा अपनी इच्छाओं और भावनाओं से संघर्ष करते रहते हैं। तो कांट ने तर्क दिया कि अगर नैतिक नियम हमसे पूर्णता की मांग करता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इस पूर्णता को हासिल करने का अवसर भी होना चाहिए। और क्योंकि यह इस जीवन में संभव नहीं है, तो हमें यह मानना होगा कि हमारा अस्तित्व मृत्यु के बाद भी जारी रहता है, ताकि हम अनंत काल तक नैतिक पूर्णता की ओर बढ़ते रह सकें। इस तरह आत्मा की अमरता एक नैतिक जरूरत बन जाती है। और तीसरा और सबसे विवादास्पद स्तंभ है ईश्वर का अस्तित्व। कांट ने बहुत स्पष्ट किया कि हमें नैतिक होने के लिए ईश्वर के डर या इनाम के लालच की जरूरत नहीं है। नैतिकता अपने आप में एक कर्तव्य है। तो फिर ईश्वर की क्या जरूरत है? कांट ने यहां एक बहुत ही दिलचस्प तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हमारा तर्क हमें न सिर्फ नैतिक होने के लिए कहता है, बल्कि वह यह भी चाहता है कि इस दुनिया में न्याय हो। वह चाहता है कि खुशी और नैतिकता का आपस में मेल हो। यानी जो लोग नैतिक जीवन जीते हैं,
वो खुश रहने के भी हकदार हैं। इस आदर्श स्थिति को कांट ने सर्वोच्च भलाई कहा। लेकिन हम अपनी दुनिया में देखते हैं कि ऐसा हमेशा नहीं होता। अक्सर अच्छे लोगों को दुख मिलता है और बुरे लोग सुखी रहते हैं। तो हमारे व्यावहारिक तर्क को यह मानने के लिए एक शक्ति की जरूरत पड़ती है जो यह सुनिश्चित कर सके कि अंत में ब्रह्मांड में नैतिकता और खुशी का मेल होगा। एक ऐसी शक्ति जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और पूरी तरह से न्यायपूर्ण हो और जो कर्मों के अनुसार फल दे सके। और यह शक्ति ईश्वर ही हो सकती है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व भी एक नैतिक जरूरत है, न कि कोई सैद्धांतिक प्रमाण। कांट ने चतुराई से इन तीनों महान विचारों को ज्ञान के दायरे से निकालकर नैतिकता के दायरे में स्थापित कर दिया। उन्होंने कहा कि आप इन्हें विज्ञान की तरह साबित नहीं कर सकते, लेकिन एक नैतिक और तर्क संगत प्राणी होने के नाते आपको इनमें एक तर्क संगत विश्वास रखना होगा। उन्होंने धर्म और विज्ञान के बीच की सदियों पुरानी लड़ाई को सुलझाने का एक नया रास्ता दिखाया। विज्ञान को अनुभव की दुनिया दे दी और धर्म को नैतिकता और विश्वास की। लेकिन कांट की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने ज्ञान यानी क्या मैं जान सकता हूं और नैतिकता यानी मुझे क्या करना चाहिए कि दो प्रमुख महाद्वीपों को तो खोज लिया था। लेकिन अब सवाल था कि इन दोनों के बीच पुल कैसे बनाया जाए। क्या प्रकृति की अंधी दुनिया और इंसान की स्वतंत्र नैतिक दुनिया के बीच कोई संबंध है? इस सवाल का जवाब देने के लिए कांट ने अपनी तीसरी और आखिरी कृतिक लिखी, जो हमें सुंदरता, कला और प्रकृति के रहस्यों की दुनिया में ले जाएगी। अध्याय नंबर 8, सुंदरता का रहस्य और प्रकृति का उद्देश्य। जब दुनिया हमें सही लगती है, इमैनुअल कांट ने अब तक दो अलग अलग दुनियाओं का नक्शा तैयार कर दिया था। एक तरफ थी प्रकृति की दुनिया, जिसे हम विज्ञान के जरिए जानते हैं। यह फेनोमेनल दुनिया है जो कारण और प्रभाव के कठोर यांत्रिकी नियमों से चलती है। इस दुनिया में स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ हर घटना पिछली घटना का नतीजा है। दूसरी तरफ थी नैतिकता की दुनिया, हमारी आंतरिक नॉमिनल दुनिया। यह स्वतंत्रता की दुनिया है, जहां हम अपने तर्क के आधार पर कर्तव्य का चुनाव करते हैं और नैतिक नियमों का पालन करते हैं। ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र लगती थीं। एक तरफ जरूरत का साम्राज्य, दूसरी तरफ स्वतंत्रता का। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या इन दोनों दुनियाओं के बीच कोई पुल नहीं है? क्या प्रकृति बस एक अंधी, उद्देश्यहीन मशीन है और हमारा नैतिक जीवन उससे पूरी तरह कटा हुआ है? इन सवालों ने कांट को उनकी तीसरी और आखिरी महान कृति क्रिटिक ऑफ जजमेंट लिखने के लिए प्रेरित किया, जो 1790 में प्रकाशित हुई। यह उनकी सबसे जटिल लेकिन शायद सबसे खूबसूरत किताब है। इस किताब में कांट ज्ञान और नैतिकता के बीच के फासले को पाटने की कोशिश करते हैं, और यह पुल वो दो अनोखे मानवीय अनुभवों के जरिए बनाते हैं, सौंदर्य का अनुभव और प्रकृति में उद्देश्य देखने का अनुभव। पहले बात करते हैं सुंदरता की। जब आप एक खूबसूरत सूर्यास्त, एक शानदार फूल या कला की एक महान कृति को देखते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? आप एक खास तरह की खुशी महसूस करते हैं, एक ऐसी खुशी जो किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होती। आप उस सूर्यास्त को खाना नहीं चाहते या उस फूल को बेचकर पैसा नहीं कमाना चाहते। आप बस उसे देखकर खुश होते हैं। कांट ने इस अनुभव को निस्वार्थ आनंद कहा। कांट पूछते हैं, यह अनुभव आता कहां से है? उन्होंने तर्क दिया कि सौंदर्य का अनुभव तब होता है जब हमारी दो मानसिक क्षमताएं, हमारी कल्पना जो इंद्रियों से डेटा इकट्ठा करती है और हमारी समझ जो उसे नियमों में बांधती है, एक दूसरे के साथ एक स्वतंत्र खेल में संलग्न होती है। उस पल में वस्तु हमारी समझ के नियमों में पूरी तरह से फिट आए बिना भी हमें ऐसी लगती है जैसे उसे किसी उद्देश्य से ही बनाया गया हो, जैसे वह हमारे समझने के लिए ही बनी हो। हमें ऐसा लगता है जैसे प्रकृति और हमारा मन एक दूसरे के साथ तालमेल में हैं। और मजेदार बात यह है कि जब हम किसी चीज को सुंदर कहते हैं, तो हम सिर्फ यह नहीं कह रहे होते कि यह मुझे पसंद है। हम एक सार्वभौमिक दावे की उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हर किसी को यह सुंदर लगनी चाहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं, जबकि स्वाद तो व्यक्तिगत होता है? कांट कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कि हर इंसान के पास वही मानसिक क्षमताएं हैं जो हमारे पास हैं, और इसलिए उन्हें भी वही हार्मनी महसूस होनी चाहिए। सौंदर्य का अनुभव हमें एक पल के लिए यह एहसास दिलाता है कि हम सब इंसान एक ही तरह से बने हैं। यह हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाता है।
यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें प्रकृति की दुनिया से जोड़ता है और हमें यह महसूस कराता है कि यह दुनिया अजनबी और बेगानी नहीं है, बल्कि किसी तरह हमारे लिए ही बनी है। इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा विचार, प्रकृति में उद्देश्य देखना, जिसे टेलियोलॉजी कहते हैं। जब हम किसी जीवित प्राणी को देखते हैं, जैसे एक पक्षी को, तो हम उसे सिर्फ पुर्जों का एक संग्रह नहीं मानते। हम देखते हैं कि उसके पंख उड़ने के उद्देश्य से बने हैं, उसकी आंखें देखने के उद्देश्य से बनी हैं। पूरा जीव एक संगठित और उद्देश्यपूर्ण प्रणाली की तरह काम करता है, जहां हर हिस्सा पूरे के लिए काम करता है। कांट कहते हैं कि हम वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं कर सकते कि प्रकृति में कोई उद्देश्य है। विज्ञान तो बस अंधा कारण और प्रभाव देखता है। लेकिन हम प्रकृति को समझे बिना नहीं रह सकते, जैसे कि उसका कोई उद्देश्य हो। यह हमारी निर्णय शक्ति की एक जरूरत है। यह हमें प्रकृति को एक सुसंगत और समझने योग्य प्रणाली के रूप में देखने में मदद करता है। ये विचार हमें यह महसूस कराता है कि प्रकृति की दुनिया और नैतिकता की दुनिया शायद उतनी अलग नहीं है जितनी लगती है। सौंदर्य और प्रकृति में दिखने वाला उद्देश्य हमें यह संकेत देते हैं कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, वह हमारे नैतिक लक्ष्यों के प्रति उदासीन नहीं है। यह हमें एक उम्मीद देती है कि इस दुनिया में एक नैतिक व्यवस्था संभव है। इस तरह क्रिटिक ऑफ जजमेंट ने कांट के दर्शन की भव्य इमारत को पूरा किया। उसने ज्ञान के कठोर नियमों और नैतिकता की स्वतंत्र दुनिया के बीच एक भावनात्मक और बौद्धिक पुल का निर्माण किया। इसने कला, सौंदर्य और जीव विज्ञान के दर्शन की नींव रखी। कांट ने अब अपनी महान क्रिटिक्स पूरी कर ली थी। उन्होंने दुनिया को सोचने का एक पूरा नया सिस्टम दे दिया था। लेकिन इस महान दार्शनिक के पीछे का इंसान कैसा था? उसकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? अब हम दर्शन के ऊंचे आसमान से उतरकर कोनिग्सबर्ग की गलियों में चलेंगे और उस इंसान से मिलेंगे जिसका नाम इमैनुएल कांट था। अध्याय नंबर 9, दर्शन के पीछे का इंसान, कोनिग्सबर्ग की चलती फिरती घड़ी। जब हम इमैनुएल कांट जैसे महान दार्शनिक के बारे में पढ़ते हैं, तो अक्सर हम उन्हें उनके विचारों का एक संग्रह मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो भी हमारी और आपकी तरह एक इंसान थे, जो खाते पीते थे, दोस्तों से मिलते थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। तो चलिए इस अध्याय में हम कांट की किताबों से नजर हटाकर उनके घर की खिदधकी से झांकते हैं और उस इंसान को जानने की कोशिश करते हैं जो इन महान विचारों के पीछे था। कांत के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी उनकी अविश्वसनीय रूप से नियमित और अनुशासित जीवन शैली की है। कहा जाता है कि उनका जीवन एक मशीन की तरह चलता था, इतना नियमित कि उनके पड़ेडिडहौसी उन्हें देखकर अपनी घड़िडियां मिलाते थे। उनकी दिनचर्या कुछ इस तरह थी। हर सुबह ठीक 5 बजे उनका नौकर लैंप पे उनके कमरे में आता और उन्हें जगाता। तुरंत बिस्तर छोड़ दाच देते। इसके बाद वो थोड़ी चाय पीते, अपना पाइप सुलगाते और सुबह के लेक्चर की तैयारी करते। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक वो यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते। लेक्चर के बाद वो घर लौटते और दोपहर का भोजन करते, जो उनके दिन का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम होता था। वो लगभग हमेशा दोस्तों के साथ भोजन करते थे। वो एक बेहतरीन मेजबान थे और उनकी मेज पर राजनीति से लेकर विज्ञान और दर्शन तक हर विषय पर जीवंत चर्चा होती थी। उन्हें अच्छी वाइन पीना और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना पसंद था। जो लोग उन्हें सिर्फ उनकी किताबों से जानते थे, उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता था कि यह गंभीर दार्शनिक असल जिंदगी में कितना मजेदार और मिलनसार इंसान था। दोपहर के खाने के बाद उनकी प्रसिद्ध सैर का समय होता था। हर रोज ठीक 3:30 बजे, चाहे मौसम कैसा भी हो, वो अपने घर से निकलते और शहर में एक तय रास्ते पर टहलते थे। यह सैर इतनी नियमित थी कि कोनिग्सबर्ग के लोग इसे फिलॉसफर की वॉक कहते थे। किंवदंती है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार अपनी यह सैर छोड़ दी थी, और वो भी तब जब उन्हें फ्रांसीसी दार्शनिक ज्यान जाक रूसो की किताब एमिल पढ़ने को मिली, और वो उसे पढ़ने में इतने खो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। यह छोटी सी कहानी हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। अनुशासन के प्रति उनका समर्पण और साथ ही नए विचारों के लिए उनका गहरा जुनून। शाम का समय वो पढ़ने और लिखने में बिताते और रात को ठीक 10 बजे वो सोने चले जाते। यह अनुशासित जीवन शैली शायद उनके उस महान बौद्धिक कार्य के लिए जरूरी थी जिसमें वो लगे हुए थे। उनका दिमाग लगातार जटिल समस्याओं पर काम कर रहा था
और इस तरह की दिनचर्या उन्हें उस मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करती थी। लेकिन हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वो एक नीरस या उबाऊ इंसान थे। अपनी जवानी के दिनों में प्रोफेसर बनने से पहले वो काफी सामाजिक थे। पार्टियों में जाते थे, बिलियर्ड्स खेलते थे और अच्छे कप डीढ़े पहनने का भी शौक रखते थे। कुछ किस्से तो यहां तक कहते हैं कि कभी-कभी वो दोस्तों के साथ इतनी वाइन पी लेते थे कि उन्हें घर का रास्ता खोजने में मुश्किल होती थी। ये उस कांट की तस्वीर से बिल्कुल अलग है जिसके बारे में हम आमतौर पर सुनते हैं। कांत ने कभी शादी नहीं की और जीवन भर अविवाहित रहे। ऐसा नहीं था कि उनके जीवन में महिलाएं नहीं थीं या उन्हें कोई पसंद नहीं आया। 2 बार ऐसा मौका आया जब उन्होंने शादी करने पर गंभीरता से विचार किया, लेकिन वो फैसला लेने में इतना समय लगा देते थे कि जब तक वो किसी नतीजे पर पहुंचते, तब तक वो महिलाएं या तो किसी और से शादी कर चुकी होती थीं या शहर छोड़कर जा चुकी होती थीं। एक प्रसिद्ध किस्सा है कि जब एक महिला ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया, तो कांत ने कहा कि उन्हें इस पर सोचने और शोध करने के लिए समय चाहिए। वो शादी के फायदे और नुकसान की एक लिस्ट बनाने लगे और जब तक उनकी लिस्ट पूरी हुई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये दिखाता है कि उनका दिमाग किस तरह हर चीज को तर्क और विश्लेषण की कसौटी पर तौलता था, यहां तक कि प्यार और शादी जैसे मामलों को भी। उन्होंने अपना पूरा जीवन उसी शहर कोनिग्सबर्ग में बिताया जहां वो पैदा हुए थे। उन्होंने कभी कोई लंबी यात्रा नहीं की। उनका मानना था कि इंसान के स्वभाव और दुनिया को समझने के लिए बाहर यात्रा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने शहर के लोगों और अपने खुद के दिमाग का गहराई से अध्ययन करें, तो सब कुछ यही मिल सकता है। वो अपने शहर से प्यार करते थे और अपने काम में इतने मग्न थे कि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। वो एक शांत, सरल और संतोषी जीवन जीते थे। भौतिक सुखों के पीछे नहीं भागते थे। उनकी सबसे प्रमुख दौलत उनकी किताबें और उनके विचार थे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, इस महान दार्शनिक का शरीर कमजोर पड़ने लगा। अब हम उनकी कहानी के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ा रहे हैं, जहां हम उनके आखिरी सालों और उनकी उस विरासत के बारे में बात करेंगे जो वो हमारे लिए छोड़ डाल गए। अध्याय नंबर 10, एक युग का अंत और एक विरासत की शुरुआत। कांट आज भी जिंदा है। जैसे जैसे 18वीं सदी अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे इमैनुअल कांट का जीवन भी अपनी शाम की ओर बढ़ रहा था। उनके महान क्रिटिक्स अब प्रकाशित हो चुके थे और पूरे यूरोप में उनकी ख्याति फैल चुकी थी। कोनिग्सबर्ग का यह शांत प्रोफेसर अब दर्शन की दुनिया का सबसे मुख्य नाम बन चुका था। छात्र और विद्वान दूर दूर से उनके विचार सुनने और उनसे सीखने आते थे। लेकिन बढ़ती उम्र और लगातार की गई कड़ी बौद्धिक मेहनत का असर अब उनके स्वास्थ्य पर दिखने लगा था। उनका शरीर कमजोर हो रहा था और उनकी याददाश्त भी साथ छोड़ जाने लगी थी। 1796 में 72 साल की उम्र में उन्होंने यूनिवर्सिटी में अपना आखिरी लेक्चर दिया और अकादमिक जीवन से संन्यास ले लिया। लेकिन उन्होंने सोचना और लिखना बंद नहीं किया। अपने जीवन के आखिरी सालों में भी वो एक और विशाल परियोजना पर काम करते रहे, जिसका उद्देश्य उनके पूरे दार्शनिक सिस्टम को एक साथ लाना था। दुर्भाग्य से वो इस काम को पूरा नहीं कर पाए। उनका दिमाग, जो कभी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाता था, अब रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को याद रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह देखना उनके दोस्तों और अनुयायियों के लिए बहुत दुखद था। वो व्यक्ति जिसने तर्क की शक्ति का जश्न मनाया था, अब उसी तर्क को धीरे धीरे खो रहा था। 12 फरवरी 1804 को 79 साल की उम्र में इमैनुअल कांट ने कोनिग्सबर्ग में अपनी अंतिम सांस ली। उनके आखिरी शब्द थे, एस इस्ट गट, यानी यह अच्छा है। उनकी मृत्यु के साथ दर्शन का एक पूरा युग समाप्त हो गया, लेकिन उनके विचारों की यात्रा तो अभी शुरू हुई थी। कांट ने अपने पीछे एक ऐसी शक्तिशाली और स्थायी विरासत छोड़ दी जिसने आने वाली हर दार्शनिक पीढ़ी को गहराई से प्रभावित किया। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांट के बाद दर्शन कभी पहले जैसा नहीं रहा। उनके बाद आने वाले हर दार्शनिक को, चाहे वो उनके समर्थन में हो या विरोध में, कांट के विचारों का सामना करना ही पड़ेगा। उन्होंने दर्शन के लिए एक नया एजेंडा सेट कर दिया था। जर्मन आदर्शवाद के अहम नाम जैसे हेगेल, फिक्टे और शेलिंग सीधे तौर पर कांट के काम से निकले। अस्तित्ववाद और घटना विज्ञान जैसे 20वीं सदी के आंदोलनों पर भी कांट के विचारों का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। लेकिन कांट की विरासत सिर्फ दर्शन शास्त्र की किताबों तक सीमित नहीं है। उनके विचार आज भी हमारी जिंदगी के हर पहलू में गूंजते हैं।
जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो हम कांट के उस विचार को ही दोहरा रहे होते हैं कि हर इंसान की एक गरिमा है और उसे कभी भी एक साधन की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र सीधे तौर पर कांट की नैतिकता से प्रेरित है। जब कोई जज यह कहता है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, तो वह कांट के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत को ही लागू कर रहा होता है। कांत का सबसे मुख्य संदेश शायद उनका ज्ञानोदय का नारा है, सापेरे ऑडे, यानी हिम्मत करो अपने विवेक का इस्तेमाल करने की। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें किसी और के अधिकार, परंपरा या किताब पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने तर्क और अपनी समझ का उपयोग करके खुद सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। यह आज के फेक न्यूज और सूचनाओं के विस्फोट के युग में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। कांट हमें एक बौद्धिक वयस्क बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो अपनी सोच की जिम्मेदारी खुद लेता है। तो अगली बार जब आप कोई नैतिक दुविधा में फंसें, तो एक पल के लिए रुककर कांत के सवाल को खुद से पूछें, क्या मैं चाहूंगा कि मेरे इस काम के पीछे का नियम एक सार्वभौमिक कानून बन जाए? अगली बार जब आप किसी की सुंदरता की प्रशंसा करें, तो याद करें कि यह अनुभव आपको बाकी इंसानों से कैसे जोड़ता है। और अगली बार जब आप अपने ज्ञान की सीमाओं को महसूस करें, तो निराश न हों, बल्कि याद करें कि कैसे कांट ने इसी सीमा के जरिए विश्वास, नैतिकता और स्वतंत्रता के लिए एक सुरक्षित जगह बनाई थी। इमैनुएल कांट का शरीर भले ही 200 साल पहले चला गया हो, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं, हमें चुनौती दे रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं और हमें एक बेहतर और अधिक तर्क संगत इंसान बनने का रास्ता दिखा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक ऑडियो बुक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे जर्मनी के एक छोटे से शहर का एक साधारण लाडच का अपनी सोच की शक्ति से आधुनिक दर्शन का सबसे अहम स्तंभ बन गया। हमने इमैनुएल कांट के जीवन के संघर्षों, उनकी 10 साल की खामोशी और उनके क्रांतिकारी विचारों को समझने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की तार्किक क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे तर्क और कर्तव्य के आधार पर नैतिक निर्णय लिए जाएं, कैसे हर इंसान की गरिमा का सम्मान किया जाए और कैसे अपने विवेक का उपयोग करने की हिम्मत जुटाई जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि हमारी समझ की सीमाएं क्या हैं और कैसे यह स्वीकार करना हमें अधिक विनम्र और सहिष्णु बना सकता है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर अपने तर्क का उपयोग करके सही और गलत का फैसला करने की असीम शक्ति है। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको इमैनुएल कांट के महान दर्शन और उनके जीवन के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको कांट का कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का विचार व्यावहारिक लगता है? आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, हिम्मत करो अपने विवेक का इस्तेमाल करने की।